प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थी दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो है हमारा समास। समास के बारे में हमने पढ़ा है हमारे पहले वाले वीडियोस में। समास क्या होता है, समास का क्या अर्थ है और समास कितने प्रकार का होता है। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समासिक पद जो मिल जाते हैं समास कहते हैं। समास के जो शब्द हैं उसको हम अलग करते हैं तो विग्रह हो जाता है, उसे समास विग्रह कहते हैं। आए समझ में? तो समास विग्रह के अंतर्गत हमने आपको बताया किस प्रकार पूर्व पद और परपद में विभक्ति होती है। उसको हम जो उत्तर पद यानी परपद होता है उसकी विभक्ति के अनुसार उनको हम समास विग्रह को जोड़ के समास बनाते हैं। जो समासिक पद होता है उनको अवयव भाव समास के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। फिर हमने तत्पुरुष पढ़ा है, तत्पुरुष जिसका उत्तर पद प्रधान हो। आए समझ में? इसमें हमने पढ़ा था सामान्यकरण और व्यधिकरण। तो व्यधिकरण में यानी जिन पदों में पूर्व पद और परपद, पहला पद और दूसरा जो बाद वाला पद है, पहला वाला पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद, दोनों में अब अलग अलग विभक्ति हो। पहले द्वितीय फिर प्रथमा, पहले द्वितीय फिर तृतीय, ऐसे अलग अलग विभक्तियां हो तो वहाँ हम तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कर्मधारय समास। समास का जो तत्पुरुष है व्यधिकरण से संबंधित, अब पढ़ेंगे समानाधिकरण। तो आप समास पार्ट 2 लिखिए आप। आज हम आपका टॉपिक ले रहे हैं समास पार्ट 2। इसमें हम आपके ले रहे हैं कर्मधारय समास। कौन सा समास ले रहे हैं? कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास किससे कहते हैं? ऐसा समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहले वाले पद और बाद वाले पद दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हो, उसे समानाधिकरण पद भी कहा जाता है। तो आप लिखिए ऐसे पद जिनमें एक समान विभक्ति का प्रयोग किया गया हो। यानी क्या हो? जो समानाधिकरण हो। क्या हो? समानाधिकरण हो। आए समझे? यानी ऐसे पद जिनमें एक समान विभक्ति का प्रयोग किया गया हो वह समानाधिकरण हो, जिसे हम समानाधिकरण कहते हैं। कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है, वो उन पदों में हम कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह आपने समझ में आ गया होगा कि जो दो पद होते हैं दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। इसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष हो, ये ध्यान रखना। तो क्या कहलाता है? ये कर्मधारय बन जाता है, कर्मधारय कहलाता है या फिर बन जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाया कि कर्मधारय समास कैसा बनता है। ठीक है आपके लिए? तो अब आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, दोनों जो पूर्व पद होता है और पर पद होता है, देखो इसमें महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं। पूर्व पद और परपद या उत्तर पद भी कहते हैं इसको, यानी इसको पहले वाला आप साधारण भाषा में और इसको बाद वाला, ऐसा जैसे हम उत्तर भी कहते, उत्तर पद भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब पूर्व पद होता है, हमेशा सुनना, ये बात ध्यान रख लो, विशेषण होता है। क्या होता है? पहले वाला पद हमेशा विशेषण होता है और जो दूसरा पद है वो हमेशा क्या होगा? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? वे पद जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। आया समझ में? जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या है? विशेषण। घोड़ा क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द है। तो घोड़े की विशेषता बता रहा है काला शब्द, तो काला के लिए घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य। आया समझे? तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेष्य होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखिए आप पहला और दूसरा शब्द देख ला, नीलम कमलम। देखना आप इस शब्द को देखो, नीलम कमलम, कमल अकारांत पुल्लिंग संज्ञावाची शब्द है। इसको हम परपद, उत्तर पद, बाद वाला पद भी कह सकते हैं, विशेष्य भी कह सकते हैं। कमल की विशेषता
ये निरंक बताया नीला, तो नीलम क्या है? विशेषण है। तो नीलम में और कमलम में दोनों में प्रथमा विभक्ति राम की तरह नीलम और कमलम आया, समझे? जिस तरह सॉरी फल फलम, तो नीलम और कमलम दोनों में नपुंसक लिंग है दोनों, तो दोनों में अकारांत वही नपुंसक लिंग जैसे फल की तरह चलते हैं। तो नीलम और कमलम में दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन हो गए? कर्मधारय समास के उदाहरण। कौन से हो गए? कर्मधारय उदाहरण। जब हम विशेषण और विशेष्य को मिलाते हैं तो उनसे हम कर्मधारय समास बनता है। तो क्या जाएगा? नीलम कमलम, तो दोनों पदों में एक ही समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है प्रथमा, तो वो क्या हुआ है? समानाधिकरण तत्पुरुष भी कह सकते हैं इसको। अब इसको बनाएंगे तो दूसरा वाला पद है उसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा, तो क्या बन जाएगा? इसका समास क्या बन जाएगा? नील कमलम। आपके समझ अच्छी तरह आ गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वे पद दो या दो से अधिक पद जिनमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण बन जाता है। ठीक है ना? इस तरीके से मैं आपको दोनों में विभक्ति भी बताई, जो और विशेषण और विशेष्य के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो विशेषण और विशेष्य युक्त होते हैं, जो विशेषण और विशेष्य युक्त होता है, जिससे अपन कहेंगे, देखना, कृष्ण सर्प, देखो कृष्ण सर्प, अकारांत पुल्लिंग राम, दोनों में प्रथमा विभक्ति है, तो क्या आएगा बताइए आप? सर्प है, इसकी विशेषता कृष्ण यानी काला रंग है, तो काला रंग सर्प की विशेषता बता रहा है। ये विशेषण और ये विशेष्य, पूर्व पद और उत्तर पद, तो दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्या बन जाएगा बताइए आप? कृष्ण सर्प क्या बनेगा? क्योंकि दोनों में जब इसको ये समास विग्रह है, इसको समास बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? कृष्ण सर्प। अब परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है कृष्ण सर्प किस प्रकार का समास है? तो आपको ध्यान रखना, यदि कर्मधारय आ जाए तो उसमें ऑप्शन कर्मधारय करना, और यदि समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष का कौन सा रूप है? समानाधिकरण, यदि साथ में लिखा हुआ है तो आपको समानाधिकरण तत्पुरुष लिखना है, ये नहीं आए तो आपको कर्मधारय तो लिखना ही है। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको इसका देखो, सुंदर बालक, इसका आप समास बनाइए तो क्या हो जाएगा? सुंदर बालक का, ये सुंदर बालक समास है, इसको विग्रह कीजिए तो क्या करेंगे? सुंदर बालक। क्यों कि बालक अकारांत पुल्लिंग, सुंदर भी अकारांत, तो बालक के पीछे प्रथमा विभक्ति है, तो सुंदर के साथ भी हम प्रथमा विभक्ति लगा करके इसको क्या समानाधिकरण रूप दे दे के इसको बना देंगे। अब आगे चल रहा है दूसरा रूप। तो पहला रूप हमने कौन सा बताया था? विशेषण और विशेषित। कर्मधारय के अंदर हमेशा दो पद होते हैं, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य कहलाता है। अब आगे मैं आपको ले रहा हूं, अब विशेषण के लिए देखो, विशेषण और विशेष्य के दो तीन उदाहरण समझा रहा हूं आपको, आप भी लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। जैसे देखो, एक है अपन का, देखो वीर पुरुष, वीर पुरुष ये समास है, सुनना, वीर पुरुष कर्मधारय समास है, इसको विग्रह कीजिए तो क्या लिखेंगे? वीर पुरुष इतः, क्या लिखेंगे? वीर पुरुष इति। तो अब इसमें इति लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको देखो, वीर पुरुष इति। अब देखो एक और बता रहा हूं आपको, समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। महाराज, महाराज है तो क्या करेंगे? महान राज इति। इस प्रकार हम इसको समास को विग्रह करेंगे। अब मान लो, बताओ आपको एक उदाहरण ले आपको, रक्त कमलम, इसका करिए इधर, रक्त कमलम, इसका विग्रह क्या होगा बताइए आप? रक्तम कमलम इति, क्योंकि वो अकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो दोनों का ही प्रथमा विभक्ति लग जाएगी, रक्तम कमलम इति। इस प्रकार आपको समास विग्रह करना। यदि देर आपके कोई बता दे, यदि आपको पूछे उन्नत वृक्ष इति, तो क्या लिखेंगे? उन्नत वृक्ष। ठीक है, ये मैंने आपको जो हमारा कर्मधारय समास है, इसका पहला विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया। दूसरा इसी का उपमा
उपमेय यानी एक ऐसा शब्द जिसमें दो पदों, एक उपमा और एक उपमेय, यानी जिस पद के बारे में उपमा दी जाती है और जिस जो उपमा शब्द दिया जाता है वो उपमान और उपमेय कहलाता है। तो अब आप देखिए, मैं बताना चाहता हूं क्या कहते हैं उसको, उपमान और उपमेय। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। उपमान उपमेय में होता है, जिससे वाक्य आपको लिखवा दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि इसमें सुबंतों का समानार्थक वाचक शब्दों के साथ समास होता है, वह कर्मधारय समास मान। जैसे देखो, घन श्याम यानी काले बादल, काले बादल, काला भी एक क्या है, समास शब्द है, आया समझो, बादल भी उनका क्या है, पीछे। जैसे घन श्याम, घन श्याम यानी बादल काले। तो इसमें क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला पद होता है वो क्या होता है, उपमेय वो विशेष्य होता है, दूसरा विशेषण होता है श्याम यानी काला रंग। और इसमें मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूं। जैसे देखो, घनश्याम लिखिए, आप मैं बता रहा हूं। दूसरा है उपमानानी, विशेष विशेष बता दिया, उपमानानी, ठीक है ना। तो उपमानानी में मैं बताना चाहता हूं, इन उपमानानी सामान्य वचने में हम बताना चाहते हैं कि उपमायुक्त, उपमायुक्त शब्द यदि उन पदों में है तो उसे उपमा और उपमेय, उपमान और उपमेय के अंदर हम जब दोनों का समान वाचक होता है तो दोनों समास एक हो जाता है, वो कर्मधारय समास बन। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो, घन श्याम, तो क्या हो जाएगा, घन श्याम यानी श्याम घन के और श्याम दोनों समान है, उपमा और उपमेय, उपमान और उपमेय। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है, इसमें ध्यान है आपको, घन इव श्याम, घन इव श्याम, तो घन इव श्याम है, इसका हम बनाएंगे समास, तो घन श्याम बनेगा। घन श्याम का समास वगैरह करेंगे तो घन इव श्याम। चंद्रमुखी, सुना आपने कहीं शब्द, तो क्या बनेगा बताओ, चंद्रमुखम। तो देखो, चंद्रमुखम, तो मुखम है उपमेय और उपमा किसकी दी गई, मुख को चंद्रमा की, आया समझ में, किसकी दी गई है, तो चंद्रमुखम क्या हो जाएगा, ये चंद्रमुखम है हमारा कर्मधारय उपमा और उपमेय के उदाहरण के रूप में। तो अपन इसको जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्र सदृश मुखम, आया समझ, चंद्र एवं मुखम, समझ आ रहा है, चंद्र सदृश मुखम यानी चंद्रमा के समान मुख। तो क्या हो जाएगा, चंद्र सदृश मुखम, आया समझे, चंद्र सदृश मुखम। इस तरीके से हमको जो ये मैंने आपको समझाया है, समास विग्रह, उपमान और उपमेय, विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय, इनके लिए भी मैंने आपको ये समझाया है कि किस प्रकार हम उपमान और उपमेय में जो होता है उसमें हम कर सकते हैं, समझे। तो घन इव श्याम इति, तो क्या हो जाएगा, घनश्याम, क्या हो गया, घनश्याम का होगा घन इव श्याम इति भी लिख सकते हैं अपन, घन इव श्याम, घनश्याम, चंद्रमुखम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सादरम, बहुत महत्वपूर्ण, एक परीक्षा में पूछा गया, सादरम शब्द का समास विग्रह कीजिए। एक बार पूछा गया सादरम शब्द में कौन सा समास है, कर्म धारय समास। तो किसका होगा, क्यों, इसमें हम ले रहे हैं आपको क्या, तुल्य योग में, क्या ले रहे हैं, तुल्य योग में भी हम इसको ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखो, आगे आपको पूछना चाहता हूं, चंद्रमुखम के लिए क्या है, हमने चंद्र सदस्य मुखम या चंद्र इव मुखम भी लिख सकते हैं, चंद्र इव मुखम, आया सब, चंद्र इव मुखम। जो साधारण बताया है वो उसके लिए हम आपको अलग से समझाएंगे, जो बहुविधि से अंतर्गत आता है उसको हम अलग समझाएंगे। अभी हमारा चल रहा है ये, कौन सा चल रहा है, कर्मधारय समास। अब आएगा, देखो आगे मैं ले रहा हूं, सुनो, उपमानो उत्तर पद, यानी इसमें उपमान पूर्व पद था, जो पहले वाला पद है वो उपमान है। अब जो आगे ले रहा हूं उत्तर पद, उपमान उत्तर पद, उपमान उत्तर पद। इनमें यह होता है कि जो उत्तर पद होता है वो उपमान होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो, मुख कमलम, देखो मुख कमलम, पहले बताया था ना चंद्रमुखम यानी मुख चंद्रमा के समान, अब बताया मुख कमलम यानी मुख कमल के समान
है वो का वही, लेकिन क्या हो गया, उपमान और उपमेय बदल गया। उपमान पीछे चला गया और उपमेय पहले आ गया। बाकी तो वही उसी के जैसे होगा। क्या हो गया, मुखम कमलम इव। तो इसको क्या करेंगे, विग्रह मुखम कमलम इव। इस प्रकार हम जो उपमान और उपमेय में उत्तर पद के हिसाब से कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हम इसको बना के कर सकते हैं। अब आपके चल रहा है आपके चौथा, ये तीसरा रूप बता दिया उत्तर पद में, अवधारणा पूर्व पद। देखो अगला इसका रूप है अवधारणा। अवधारणा में क्या होता है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। पूर्व पद अवधारणा में जो होता है, पूर्व पद में हमेशा यह है, पूर्व पद में अवधारणा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए जैसे एव, एव यानी ही के अर्थ में कोई भी वाक्य आता है, उसमें जैसे विद्या ही धन है, कर्म ही पूजा है, उस प्रकार जैसे मैंने ही बोला है, तो विद्या धनम, ऐसा प्रश्न आ गया आपके, विद्या धनम कौन सा समास है, आपको दिमाग तक बिठाना चाहिए। विद्या ही धन है, विद्या रूपी धन है, रूप या ही में एव होंगे, तो कर्मधारय समास। तो क्या होगा इसका, विद्या एव धनम। इस प्रकार ये समास विग्रह इसका हुआ है, विद्या एव धनम। अब मान लो आ गया गुरुदेव, तो गुरु एव देव, गुरुदेव, तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह, गुरु एव देवः, गुरु एव देवः। तो गुरुदेव में हम विसर्ग करेंगे, गुरु और देव में दोनों विसर्ग हो जाएगा, एवं बीच में आ जाएगा। वो अवधारणा पूर्व पद में आता है। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कर्मधारय समाज में बताया, समानाधिकरण होता है, यानी दोनों विभक्तियां पूर्व पद उत्तर में एक समान होती है। विशेषण विशेषी होता है, पहला पद विशेषण दूसरा विशेषी होता है। उपमान उपमेय, पहला पद उपमायुक्त दूसरा उपमेय होता है। उल्टा यानी उपमेय उपमायुक्त, यानी पहले उपमेय शब्द फिर उपमायुक्त, और आता अवधारणा पूर्व यानी ही एव के अर्थ में, जिसमें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा एव अर्थात में उसमें, जैसे मुख कमलम में बता दिया, चरण कमलम, तो क्या आ गया, चरण एव कमलम। ऐसा समझे, नयन कमलम, नयन एव कमलम। अब अगर सुंदर के अर्थ में हम उसको सु और कु भी लगा सकते, जैसे सुपुरुष, सुंदर के लिए देखो सुपुरुष, तो क्या हो जाएगा, सुपुरुष भी क्या है, कर्मधारय का उदाहरण है, तो इसमें भी हम इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सुंदर है पुरुष है, सुपुरुष है, कुपुत्र है, तो कुत्सित पुत्र है। इस प्रकार हम कर सकते हैं। महाकवि, देखो महाकवि के लिए क्या करेंगे, महाकवि बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया था महाकवि। तो कवियों में क्या है, कवि के लिए महाकवि लगाया गया है इसमें कर्मधारय में। तो क्या कहते हैं, महान 400 कवि, महान कवि हिंदी में तो महान 400 कवि, क्या हो जाएगा, महान 400 कवि, यानी महान कवियों में महान, महाकवि, महान कवि, कवि महान कवि, महाकवि क्या होगा, महान कवि। महर्षि, महान 400 ऋषि, महान ऋषि। इस प्रकार हमने आपको आज जो हमारा समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के लिए हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समझाया है कि किस प्रकार हम जो है कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय और समानाधिकरण शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपके लिए इस कर्मधारय के बाद में ले रहा हूं द्विगु समास। जिस प्रकार हमने हिंदी में पढ़ा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जो समास से रिलेटेड वीडियोस है, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से रिलेटेड वीडियोस हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज को बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि बच्चे लॉकडाउन में घर पर आराम से पढ़ सके। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब अगला समास मैं आपके लिए ले रहा हूं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, ये एक बिल्कुल इजी समास है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। द्विगु, द्विगु यानी संख्यावाचक, यानी एक ऐसा समास जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, यानी गिनती का हो, नंबरिंग हो, इंग्लिश में कह सकते हैं आपके लिए, कि जिन पदों में उत्तर पद है और पूर्व पद है, तो पूर्व पद होगा वो हमेशा संख्यावाचक होगा। अर्थात जिस, इसको भी आप देखो, ये द्विगु समास है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कर्मधारय का उपवेद भी इसको बोल सकते हैं, कर्मधारय का
उपभेद भी इसको बोला जा सकता है, यानी संख्यावाची। ध्यान रखना, द्विगु समास आते ही आपके दिमाग में संख्या आ जानी चाहिए, जो एकम द्वय त्रय चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव 10, कोई भी संख्यावाची शब्द है वो पहला पद होगा। तो इसमें जैसे देखो पूर्व पद और उत्तर पद, जो पूर्व पद है ये हमेशा हमेशा के लिए आपके संख्यावाचक होगा, और उत्तर पद कोई भी आपके संज्ञा सर्वनाम कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो सीधे ही साधा है, आया समझे? यानी इसको मैं बताना चाहता हूं संख्यावाचक ये मुख्य होता है समूह। क्या करता है? द्विगु समास किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता है, और समूहवाचक के लिए इसको अपन करते हैं। तो समूह के लिए समाहार एक शब्द आएगा संस्कृत में, जब हम उसको विग्रह करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? समाहार करेंगे। आया समझे? तो बता दिया मैंने, पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद होगा वो संज्ञावाचक होगा। ये ध्यान आपको महत्वपूर्ण रखना है, पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होगा, और हमेशा ये किसमें होता है? समूह में होता है, और इसके हमेशा रूप नपुंसक लिंग एक वचन में और स्त्रीलिंग के एक वचन में चलते हैं, ध्यान रखना। और विग्रह में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग के एक वचन रूप में इसका प्रयोग होता है, और विग्रह के लिए षष्ठी विभक्ति। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब द्विगु समास को विग्रह करेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो सप्त दिनम, सप्त दिनम, देखो 7 दिन का समूह है, समूह बताया। तो सप्त दिनम में ये है सप्त, ये संख्यावाची शब्द है 7 दिन, यानी सप्ताह को 7 दिन। तो सप्ताह सप्त दिनम लिखा मैंने, तो पहला पद ये 2 पद है, इसमें सब बताया मैंने ये संख्यावाची शब्द है। तो ये द्विगु समास हो गया, कर्मवाच्य का उपवेद। अब इसके अंदर क्यों करेंगे? इसमें हम करेंगे नपुंसक लिंग दिन दिन, आया समझे? तो अब उसमें बनाएंगे आपको षष्ठी विभक्ति में, और समूह के लिए समास शब्द लगाएंगे। क्या बनेगा बताइए? सप्ताह नाम दिना नाम समाहार इति। तो क्या करेंगे? सप्ताह नाम दिना नाम, लिख रहे हो आप भी? लिख लीजिए, सप्ताह नाम दिना नाम, समूह के लिए समाहार, समाहार इति। इस प्रकार सब दिनम का हमने विग्रह किया है, सप्ताह नाम दिना नाम समाहार इति। यदि ऐसे आ जाए, कैसे? देखो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, त्रयाणाम भवनानाम समाहार इति। देखो देखना आप, त्रयाणाम भवनानाम समाहार इति, ऐसा आ जाए तो ये पूछा जाए त्रयाणाम भवनानाम समाहार इति शब्द में कौन सा विशेषण है? तो त्रयाणाम, त्रय शब्द तीन भवनों का समूह, त्रिभुवन, जिसे हम कहते हैं त्रय। तो वैसे ही पहला आपका पद संख्यावाचक, आपको द्विगु समास कर देना। अब पूछा जाए त्रयाणाम भवनानाम समाहार इति को समास बनाइए, तो क्या बनाएंगे आप? ध्यान है आपको, त्रिभुवनम। क्या करेंगे? त्रिभुवनम। तो इसका बनेगा ये त्रिभुवनम। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, त्रिभुवनम शब्द में कौन सा समास है? त्रि आते आपको देख लेना, संख्यावाची शब्द है तो आ जाएगा द्विगु समास। पूछा जा सकता है त्रिभुवनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, तो त्रयाणाम भवनानाम समाहार इति, ये समाहार जरूर आएगा। क्यों? कि ये समूह को प्रदर्शित करता है। आया समझ? अब आ जाएगी, जैसे देखो सप्त ऋषि, तो सप्तानाम ऋषिनाम समाहार इति। ये सब मैंने आपको किसमें बताया था? नपुंसक लिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग के लिए बताना चाहते हो, देखो पंचवटी, पंचवटी इक्कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें कैसे बनेगा? पंचानाम वटानाम समाहार इति। तो इसका होगा पंचानाम, पंचानाम क्यों आएगा? षष्ठी विभक्ति, और वटानाम वट, और वापिस समूह के लिए समाहार और इति। क्या हो गया पंचवटी का? पंचानाम वटानाम समाहार इति। इस प्रकार जो मैंने आपको समझाया है ये द्विगु समास का उदाहरण। अब कोई पूछे शताब्दी, एक परीक्षा पूछा गया था नेट की कि शताब्दी शब्द में कौन सा जो समास लगाया गया है? द्विगु समास। शताब्दी शब्द में किसका उपभेद बताया गया है? शब्द में कर्मधारय समास का उपभेद शताब्दी शब्द में
कौन सा पहला पद? सत, शतक यानी 100। तो पहला पद कैसा हो गया? संख्यावाचक। तो अब शताब्दी पूछा गया, शताब्दी का समास विग्रह कीजिए, तो क्या हो गया? सत्ता नाम अब्दा नाम। बहुत महत्वपूर्ण है, सत्ता नाम अब्दा नाम, सत्ता नाम अब्दा नाम समाहार इति। आए समझे? सत्ता नाम अब्दा नाम समाहार इति यानी शताब्दी। अब कोई पूछे सप्तशती, तो सप्तानाम सत्तानाम समाहरेति, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहरेति, पंचानाम पात्राणाम समाहरेति, पंचपात्रम। इस प्रकार आपको ये महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि जिन पदों में पहला पद संख्यावाची हो तो वहां हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अब आपके समझ में आ गया। अब देखो सप्ताह, ये सब दिनों में एक सप्ताह में ले रहा हूं, सप्ताह, तो क्या हो गया बताइए? सप्ताह में सप्त द्विगु समास संख्यावाची है, तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आहारम। तो सप्ताह नाम आहया नाम समाहरेति, सप्ताह नाम आहया नाम समाहरेति यानी अह सप्त अहन, क्या हो जाएगा? सप्ताह नाम अहया नाम समाहार इति यानी 7 दिनों का समूह। आया समझे? इस प्रकार आपके लिए हमने आज आपको समझाया कि किस प्रकार हम कर्मधारय समास और कर्मधारय का उपभेद है वो द्विगु समास, इसके बारे में मैंने आज आपको डिटेल में बताया। कर्मधारय वापस रिवाइज करवा देता हूँ। कर्मधारय में समानार्थी यानी दोनों पद, पहला और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद में एक समान विभक्ति का प्रयोग होता है, ये समानार्थी पहला नियम। दूसरा विशेषण और विशेष्य, पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है। तीसरा उपमान और उपमेय, पहला पद उपमायुक्त दूसरा उपमेय। चौथा इसी में पहला उपमेय फिर उपमेय और एव ही के अर्थ में विद्या एवं धनम, इसके अर्थ में भी हम कर्मधारय का प्रयोग करते हैं। कर्मधारय का उपभेद, यदि पहला पद संख्यावाची हो, एकम द्वय त्रय, इस प्रकार यदि संख्यावाची हो तो वो द्विगु समास बन जाता है। तो द्विगु समास की क्या परिभाषा होगी? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। इसमें समूह होता है तो समाहार शब्द लेते हैं, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के एक वचन में ये चलते हैं, और समाहार समूह के लिए समाहार का हम प्रयोग करते हैं। तो आज हमने आपको ये द्विगु और कर्मधारय समास के बारे में समझाया। आगे वीडियोस में आपको जो पीछे बचे हुए हैं दो समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। पढ़िए, हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।